कांग्रेस के न जाने कितने भ्रष्टाचार के आरोपी नेता भाजपा वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो चुके हैं। वे भाजपा में जाकर क्लीन चिट पा चुके हैं। इसी 8 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में भारतीय अर्थव्यवस्था पर जारी श्वेत पत्र में यूपीए सरकार में हुए घोटाले बयां कर रही थी, जिनमें आदर्श घोटाले का जिक्र भी किया गया था। इसके ठीक दूसरे दिन अशोक चव्हाण भाजपा में शामिल हो जाते हैं। अशोक चव्हाण आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में आरोपी हैं। ईडी और सीबीआई उनके खिलाफ जांच कर रही है। 8 दिसंबर 2008 से 9 नवंबर 2010 तक महाराष्ट्र के सीएम रहे अशोक चव्हाण को इसी घोटाले की वजह से कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक चव्हाण पर 6 अप्रैल 2019 को महाराष्ट्र में नांदेड़ में कहा था, महाराष्ट्र में किस तरह इन्होंने एक आदर्श सोसाइटी बनाने की कोशिश की है, शहीदों के परिवार को धोखा दिया था। इससे नांदेड़ और पूरा भारत भली भांति परिचित है। आप जानते ही हैं ना वे कौन लोग हैं। इस तरह के घोटालों पर नजर रखने के लिए हमारी सरकार ने रेरा कानून बनाया है। इससे पहले जैसे काले धन का खेल होता था वह भी कम हुआ है। इससे पहले 30 मार्च 2014 को महाराष्ट्र के ही नांदेड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, अशोक चव्हाण को लोकसभा का टिकट देना क्या कोई कार्रवाई है। इनकी बेशर्मी की हद तो देखो कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अशोक चव्हाण को कोई चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता। कांग्रेस के पास सारे आदर्श उम्मीदवार हैं। इन्होंने मां भारती की रक्षा करने वाले शहीदों की विधवाओं को लूटने का काम किया है। मैं नांदेड़ और गुरु गोविंद सिंह की पवित्र भूमि पर आज शपथ लेकर जाता हूं कि करगिल के शहीदों के परिवारों को जिन्होंने लूटा है उनको नई सरकार छोड़ेगी नहीं। इन्हीं अशोक चव्हाण को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर लेती है, उन्हें राज्यसभा का टिकट भी दे देती है। अब क्या मां भारती की रक्षा करने वाले शहीदों की आत्माओं को शांति मिल जाएगी? क्या अब अशोक चव्हाण भाजपा के लिए आदर्श हो गए हैं? क्या यह शहीदों के परिवारों के साथ धोखा नहीं है? ऐसा नहीं है कि जो कुछ प्रधानमंत्री ने बोला था वह कहीं गायब हो गया है। अब हर शब्द रिकॉर्ड होता है, वह जिंदा रहता है, मरता नहीं, वक्त आने पर सामने आ जाता है। महाराष्ट्र के मौजूदा डिप्टी सीएम अजीत पवार का नाम 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले के आरोपियों में शामिल था। ये घोटाला 1999 से 2009 तक अजीत पवार के सिंचाई मंत्री रहते हुए हुआ था। एंटी करप्शन ब्यूरो ने नवंबर 2018 में अजीत पवार को इस घोटाले के लिए जिम्मेदार ठहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून 2023 को मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था, अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। जिन्होंने देश को लूटा है उनका हिसाब तो होकर रहेगा। पीएम मोदी के इस बयान के ठीक 5वें दिन एनसीपी के करीब 40 विधायक पार्टी से टूटकर बीजेपी की महाराष्ट्र में चल रही सरकार का हिस्सा बन जाते हैं। इसके अलावा 18 सितंबर 2014 को देवेंद्र फडणवीस का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें वे कह रहे हैं, अजीत पवार चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। 2 जुलाई 2023 को अजीत पवार एनसीपी तोड़कर मौजूदा शिंदे सरकार में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी भाजपा नेता 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला भूल गए। लेकिन ये रिकॉर्ड में है कि अजीत पवार प्रधानमंत्री समेत भाजपा नेता क्या बोलते थे। अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री बनने के 2 दिन बाद ही 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले से जुड़े 9 मामलों की फाइल बंद कर दी गई। कमाल की वॉशिंग मशीन है भाजपा की, वाकई बहुत कमाल की मशीन तो है। महाराष्ट्र के ही पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री और एनसीपी नेता छगन भी अजीत पवार के साथ 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार का हिस्सा बने। घोटाले के आरोप में 18 महीने जेल में रहे। 7 केस दर्ज हैं, पूछताछ बंद है। उन्हें भी भाजपा की वॉशिंग मशीन में डालकर चमकदार बना दिया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे कांग्रेस में थे, तब भाजपा नेता उन्हें राज्य का सबसे भ्रष्ट नेता कहते थे। 2016 में भाजपा सांसद किरीट सोमैया ने ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर
सत्यव्रत कुमार को पत्र लिखकर राणे और उनके परिवार की कंपनियों की जांच की मांग की थी। नारायण राणे पर अभिज्ञा ग्रुप के मालिक और बिल्डर कैलाश अग्रवाल के साथ मिलकर 300 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था। ईडी ने मामले में जांच शुरू की और कांग्रेस छोड़ने से पहले नारायण राणे को पूछताछ के लिए नोटिस भी दिया था। राणा ने 21 सितंबर 2017 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। फिर महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष नाम से एक संगठन बनाया और 15 अक्टूबर 2019 को इसका विलय भाजपा में कर दिया। इससे पहले 9 अप्रैल 2019 को ईडी ने अभिज्ञा समूह के खिलाफ चल रही जांच बंद कर दी थी। ये हाल भाजपा की वॉशिंग मशीन का है। आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में भाजपा के सबसे बड़े चेहरे शुभेंदु अधिकारी कभी ममता सरकार में कद्दावर मंत्री थे। इसी दौरान सीबीआई ने शारदा घोटाले में उनसे पूछताछ शुरू की थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप सेन से फेवर लिया था। शुभेंदु बाद में पत्रकार सैमुअल मैथ्यू के नारदा स्टिंग ऑपरेशन में भी पैसा लेने के आरोप में फंसे थे। 2017 में ईडी ने उनके खिलाफ जांच शुरू की थी। 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में जाते ही उन्हें क्लीन चिट मिलने लगी। नारदा स्टिंग मामले में ईडी ने सितंबर 2021 में चार्जशीट दाखिल की, तब उसमें शुभेंदु अधिकारी का नाम निकाल दिया गया था। 2015 में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय पर पैसे लेकर शारदा घोटाले में फंसी चिटफंड कंपनी का फेवर करने का आरोप लगा था। मार्च 2017 को कोलकाता हाई कोर्ट ने केस सीबीआई को सौंप दिया था। जांच शुरू ही हुई थी कि मुकुल ने नवंबर 2017 को भाजपा ज्वाइन कर ली। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। 2019 में मुकुल रॉय ने दावा किया कि सीबीआई ने इस मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दी है। पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल पर भाजपा सरकार के दौरान राजद्रोह समेत 30 केस दर्ज हुए थे। इसकी वजह से हार्दिक को तड़ीपार भी होना पड़ा था। हार्दिक गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा ज्वाइन करने के बाद ज्यादातर केस में वे बरी हो चुके हैं। देशद्रोह केस में गुजरात हाई कोर्ट ने 21 अक्टूबर 2023 को उनका अरेस्ट वारंट खारिज कर दिया था। जनवरी 2024 में सबूत ने मिलने पर हार्दिक को हेट स्पीच के एक केस से बरी भी कर दिया गया था। हार्दिक अभी बीरगाम से भाजपा के विधायक हैं। सबसे दिलचस्प मामला तो कांग्रेस की तरुण गोगोई सरकार में वित्त मंत्री रहे हेमंत बिस्वा शर्मा का है। उन्हें सीबीआई ने शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी बनाया था। शर्मा पर आरोप था कि उन्होंने शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप सेन से हर महीने 20 लाख रुपए लिए ताकि ग्रुप का कामकाज बेरोक टोक चलता रहे, बिना किसी दिक्कत के चलता रहे। अगस्त 2014 में हेमंत ने गुवाहाटी वाले घर पर सीबीआई ने रेड मारी। सीबीआई की एक टीम गुवाहाटी के एक मीडिया हाउस के दफ्तर भी गई थी। इस संस्थान की प्रमुख हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा है। हेमंत से आखिरी बार सीबीआई ने 27 नवंबर 2014 को पूछताछ की थी। इसके बाद उन्होंने अगस्त 2015 में भाजपा ज्वाइन कर ली। हेमंत बिस्वा शर्मा अभी असम के मुख्यमंत्री हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद सीबीआई ने उन्हें कभी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। बुलाते क्यों जब वो भाजपा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इन चंद मिसालों से साबित होता है कि भाजपा के लिए कोई नेता तब तक भ्रष्टाचारी है जब तक वह भाजपा में शामिल नहीं हो जाता। भाजपा में जाते ही भ्रष्टाचारी के सभी गुनाह माफ हो जाते हैं। वह भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलकर एकदम पाक साफ हो जाता है, बिल्कुल किसी नवजात बच्चे की तरह। क्या भाजपा वास्तव में ही पार्टी विद ए डिफरेंस है? नहीं, वह सभी भ्रष्टाचारियों को अपने आंचल में समेट लेती है, उनकी पूरी तरह सुरक्षा करती है, उन पर ईडी, आईटी, सीबीआई की परछाई भी नहीं पड़ने देती। यही भाजपा का सच है। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो उसे अपनी याददाश्त वापस लानी होगी, अखबारों के पन्ने पलटने होंगे, गूगल में जाकर सर्च करना होगा कि जिन भ्रष्टाचारियों के बारे में प्रधानमंत्री समेत सभी भाजपा नेताओं ने क्या बोला था और वे भ्रष्टाचारी नेता किसकी पनाह में हैं। आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। एक बार सर्च करके तो देखिए। बहुत शुक्रिया।